हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं हूं अंजना। आज हम डिस्कशन करेंगे RO ARO परीक्षा 2023 का एग्ज़ाम जो 11 फरवरी 2024 को हुआ था। हम जानते हैं कि हमारे लिए प्रीवियस ईयर पेपर कितने महत्वपूर्ण हैं, किस तरीके का पेपर बनता है, किस तरीके का पैटर्न आता है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से पेपर को डिज़ाइन किया गया है। ये सब समझने के लिए हमें प्रीवियस ईयर पेपर को देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारणार कहा गया है। कारण है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है। कथन, क्योंकि ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब बढ़ता है। ऑप्शन ए सही है कि ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल में वायु का जो घनत्व है वो घटता है, जिससे वायुमंडलीय दाब में कमी आती है। अतः कारण आर असत्य है। वायुमंडलीय दाब हटने से जल का जो क्वथनांक है वो कम हो जाता है और इस कारण ऊंचे स्थानों पर भोजन को पकाने में अधिक समय लगता है। अगर हम बात करें प्रेशर कुकर में वायु दाब अधिक होने के कारण जो जल का क्वथनांक है वो बढ़ जाता है और भोजन जल्दी, क्वथनांक बढ़ने से क्या होता है, भोजन जल्दी पक जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित नहीं है। ऑप्शन में दिया गया है गजनी, फरगना, कांधार, समरकंद। तो नीचे ऑप्शन ए सही है। विकल्पों में गजनी तथा कांधार शहर वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित है, जबकि समरकंद तथा फरगना कहाँ पर है, उज्बेकिस्तान में। भारत आक्रमण से पूर्व बाबर जो था कहाँ का शासक था, फरगना का। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन जिसको कहते हैं UNWTO के महासभा अक्टूबर 2023 की तथा प्रवासी प्रजातियों पर अभिसमय CMS के COP14 का आयोजन समरकंद में किया गया 2024 का। तीसरा है, सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है। ऑप्शन में है खिज्र खां, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, अलाउद्दीन, आलम शाह। तो इसका सीक्वेंस लगाना है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। सैयद वंश के शासकों का जो कालानुक्रम है, पहला है खिज्र खां, इसको ताज उल मुल्क भी कहते थे। इसका टाइम पीरियड है 1414 से 1421 से। ये जो खिज्र खां था ये सैयद वंश का संस्थापक था। दूसरा है मुबारक शाह, इसका टाइम पीरियड है 1421 से 1434। तीसरा है मोहम्मद शाह, 1434 से 1445। अलाउद्दीन आलम शाह, 1445 से 1451। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का आखिरी शासक था और इसने बहलोल लोदी के सामने समर्पण कर दिया था। फोर्थ क्वेश्चन है, भूरे, हरे, काले रंग के पहले, दूसरे और तीसरे छल्ले के साथ रंग कोडित कार्बन प्रतिरोधी पर 15 वोल्ट का वोल्टेज लगाया जाता है। प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा क्या है। तो इसका आंसर था 1 एम्पियर। ऑप्शन इसका सी सही था। प्रतिरोध के रंग कोड में प्रथम तथा द्वितीय छल्ला प्रतिरोध के मान को तथा तीसरा छल्ला जो तीसरा छल्ला था वो गुणक मतलब 10 के गुणांक में प्रदर्शित करता है। प्रतिरोध का मान बराबर प्रथम छल्ले का प्रतिरोध कोड गुणे 10 धन द्वितीय छल्ले का प्रतिरोध कोड गुणे तृतीय छल्ले का मल्टीप्लायर कोड। भूरे रंग का जो प्रतिरोध कोड 1, हरे रंग का प्रतिरोध कोड 5 और काले रंग का मल्टीप्लायर कोड 10 डिग्री इज इक्वल टू 1। अतः प्रतिरोध कितना आएगा, तो 1 × 10 + 5 ब्रैकेट क्लोज × 1। तो ये अपना देख लीजिएगा। और हाँ, इसमें जो फॉर्मूला दिया गया है धारा को डिनोट करते हैं I से, वोल्टेज को V से, प्रतिरोध को R से। तो इस तरीके से इसका जो आंसर आएगा वो 1 एम्पियर आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकार के क्षरण पर विचार करें तथा इस प्रकार के क्षरण के कारण खेत से मिट्टी के नुकसान के बढ़ते क्रम के संदर्भ में सही क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है अवनलिका क्षरण, अपरतन जिसको कहते हैं, बौछारी क्षरण, नलिका क्षरण, परत क्षरण। अब इसको सीक्वेंस में लगाना है, मतलब बढ़ते क्रम में, नुकसान के बढ़ते हुए क्रम में। तो इसमें खेत से मिट्टी के नुकसान के बढ़ते क्रम में जल द्वारा मृदा अपरतन के जो प्रकार हैं, तो पहले बौछारी क्षरण, फिर परत क्षरण, नलिका क्षरण और अवनलिका क्षरण अपरतन, ये इसका क्रम है।
सिक्स्थ क्वेश्चन है, भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वे प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं। दूसरा है, वे संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही है? तो इसी ऑप्शन है कि ना तो एक ना ही दो। मतलब भारत का जो महान न्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, इसीलिए पहला असत्य है। और दूसरा है कि वोट देने के अधिकार के बिना उसे संसद के दोनों सदन या उनकी संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार है। साथ ही वह उन सभी विशेषाधिकारों और उन मुक्तियों का हकदार होता है जो संसद सदस्य को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो मतलब उसको वोट देने के अधिकार के बिना उसे संसद के दोनों सदन या उनकी संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार है। साथ ही साथ वह उन सभी विशेषाधिकारों और उन मुक्तियों का हकदार होता है जो संसद सदस्य को प्राप्त होते हैं। सातवां है, स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण क्या है? तो ये शायद सभी जानते होंगे, अपवर्तन। इसका आंसर सी है, स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। आठवां है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारणार्थ बताया गया है। अभिकथन में बताया गया है कि 5 आइज संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित 5 देशों का एक क्या है, खुफिया संगठन है। कारण बताया गया है कि वे स्टोन घोस्ट नामक एक सामूहिक गुप्त डेटाबेस के माध्यम से अपने देशों के हितों के लिए खतरों के बारे में खुफिया जानकारी साझा करते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है कि ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 5 आइज संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड समेत 5 देशों का क्या है, खुफिया संगठन है। अतः जो कथन ए है वो सत्य है। ये 5 देश संयुक्त राज्य अमेरिका के डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नेटवर्क का नाम स्टोन होस्ट नामक सामूहिक गुप्त डेटाबेस के माध्यम से अपने देशों के हितों के लिए खतरों के बारे में खुफिया जो जानकारी है वो उसको साझा करते हैं। तो इसलिए कारण जो आर है वो भी सत्य है, लेकिन कथन ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है। 9वां क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन बताया गया है कि अनाज वाली फसलों के साथ अंतरासस्यन के रूप में शामिल होने पर दलहनें पूरक फसलों के रूप में कार्य करती हैं। कारण आर है कि मूसला जड़ प्रणाली वाली दलहनें रिश्तेदार जड़ प्रणाली वाले अनाजों की फसलों के साथ पोषक तत्वों तथा नमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें जो बी ऑप्शन सही है कि ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आंसर है बी ऑप्शन, अनाज वाली फसलों के अंतरासस्यन के रूप में शामिल होने पर दलहनें पूरक फसलों के रूप में कार्य करती हैं। अतः कथन ये सत्य है। दलहनी फसलें निम्नलिखित प्रकार से पूरक फसलों के रूप में कार्य करती हैं। तो किस प्रकार से करती हैं? तो देखिए, अधिकतर दलहनी फसलें सूखा सहिष्णु तथा मूसला जड़ों वाली होती हैं। तो दलहनी जो फसलें होते हैं वो सूखे में भी मतलब अपने आप को स्टेबल कर लेती हैं। तो सूखा सहिष्णु तथा मूसला जड़ों वाली होती हैं जो कि गहराई में जाकर पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं, जबकि अनाज वाली फसलों में रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं जिसका विस्तार ऊर्ध्वाधर न होकर क्षैतिज होता है। अतः दलहनी फसलें पोषक तत्वों एवं नमी के लिए इनसे प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं। दलहनी फसलों की जड़ें भूमि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं, जो कि अनाज वाली फसलों के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या आवश्यक पोषक मतलब मुख्य पोषक है? तो क्या है कि दलहनी फसलों की जो जड़ें हैं भूमि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं, जो कि अनाज वाली फसलों के लिए आवश्यक मुख्य पोषक तत्व है। अतः कारण आर भी सत्य है, लेकिन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। 10वां, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक। पाई मेसन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज। तो इनका क्रम लगाना है। तो इसमें है कि इसका सी ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? सर जे थॉमसन या थॉमसन। 1897 में प्रोटॉन की खोज
खोज जो किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इन्होंने 1917 में किया। न्यूट्रॉन की खोज सर जेम्स चैडविक ने 1934 में, पाई मेसान की खोज सेसिल फ्रैंक पावेल ने 1947 में किया। तो फिर से इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन 1897, प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1917 में, न्यूट्रॉन की खोज सर जेम्स चैडविक ने 1934 में और पाई मेसन की खोज सेसिल फ्रैंक पावेल ने 1947 में। 11 क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया। कारण आर दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें से इसका आंसर नहीं दिया गया, मतलब अब आयोग ने इसका आंसर क्या माना है, लेकिन इसका आंसर जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है मैं उसको पढ़ती हूँ। दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष तथा बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। ये तो उनको मालूम था। प्रश्न पत्र के अंग्रेजी संस्करण में जुझारूपन के लिए मिलिटेंसी मतलब उग्रवाद का प्रयोग किया गया, अतः अंग्रेजी संस्करण के अनुसार कारण जो आर है वो असत्य है। 12वां क्वेश्चन है, बीज गुणन चरणों की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें प्रारंभिक चरण से अंतिम चरण तक सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका ए ऑप्शन है कि मतलब पहले अब देखते हैं, पहले उसका पढ़ते हैं। केंद्रीय बीज गुणन के 5 चरण क्रमानुसार निम्नवत हैं। केंद्रक बीज, यह उन्नतीकृत प्रजाति के बीज की प्रारंभिक मात्रा है। यह आनुवांशिक रूप से 100% शुद्ध है। मतलब जो केंद्रक बीज है यह उन्नतीकृत प्रजाति के बीज की प्रारंभिक मात्रा है और यह आनुवांशिक रूप से 100% क्या है, शुद्ध है। दूसरा है प्रजनक लीडर, इसको लीडर भी कहते हैं। प्रजनक बीज, यह केंद्रक बीज के संतान से बीज मतलब प्राप्त बीज है। तो यह केंद्रक बीज के बीज के संतान से प्राप्त बीज है। तीसरा है आधारी बीज, यह केंद्रक और प्रजनक बीज से प्राप्त बीज है। पंजीकृत बीज, यह केंद्रक, आधारी तथा प्रजनक बीज से प्राप्त बीज है। अप्रमाणित बीज, यह पंजीकृत अथवा आधारी बीज के संतान से प्राप्त बीज है। यह बुआई के लिए सर्वोत्तम है। 13वां है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन में है कि भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। कारण आर है कि भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ा है। तो अब इसका आंसर देखते हैं। इसमें बी ऑप्शन सही था कि भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है, अतः एक कथन जो है वो सत्य है। भारत का जूट उत्पादन मतलब स्वर्ण रेशा, गोल्डन फाइबर भी इसको कहते हैं, जूट उत्पादन जो है भारत का जूट उत्पादन या स्वर्ण रेशा क्रांति के कारण बढ़ा है। जबकि पीली क्रांति किससे संबंधित है, तिलहन से। तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में है, रोस्कोमोस के चंद्रमा पर लूना 25 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा तक पहुंच की गारंटी सुनिश्चित करना था। कारण आर, रूस और चीन मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौता के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन ILRS का नेतृत्व कर रहे हैं। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए, इसमें दिया गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही है कि ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रास्कास्मोस के चंद्र मिशन लूना 25 का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बेगुस्लावस्की क्रेटर के निकट
सफल लैंडिंग कराना था। मतलब रूसी अंतरिक्ष एजेंसी जो है रसकास्मोस के चंद्र मिशन लूनर 25 का उद्देश्य था कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बेंगुस्लावस्की क्रेटर के निकट सफल लैंडिंग कराना था। इसलिए कथन ए जो है वो सत्य है। रूस और चीन मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। कौन? रूस और चीन मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। अतः कारण आर सत्य है एवं अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण है। 15 क्वेश्चन है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग क्या रहता है? शुष्क रहता है। बताया गया है कि सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। और कारण आर है कि शीत ऋतु के दौरान देश का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव में रहते हैं। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। आंसर ए सही है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर की सही व्याख्या करता है। सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है, अतः ये सत्य है। शीत ऋतु के दौरान देश का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव में रहता है, जो स्थल से महासागर की ओर चलने के कारण शुष्क होती है। तो क्या कहा गया कि शीत ऋतु के दौरान देश का जो अधिकांश भाग है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव में रहता है, जो स्थल से महासागर की ओर चलने के कारण शुष्क होती है। अतः कारण आर सत्य है तथा ए का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है। सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले में दिया गया है सूची 1 में नृत्य और दूसरे में राज्य। किससे संबंधित है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिया असम, कथक उत्तर प्रदेश से, इसलिए ए ऑप्शन इसका सही है। 17 क्वेश्चन 17 है कि उत्तर प्रदेश की चारकुला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। दूसरा, इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्ण गीतों पर नृत्य करती हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो केवल 2 सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। डी है कि चारकुला उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है, इसलिए कथन ए असत्य है, मतलब पहला वाला असत्य है, ऑप्शन पहला। इस नृत्य में पर्दा ढकी हुई महिलाएं अपने सिर पर लकड़ी के बहुस्तरीय पिरामिडों को संतुलित करती हैं तथा कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं। प्रत्येक पिरामिड में 108 जले हुए तेल के दीपक एक सिपिली में व्यवस्थित होते हैं। तो ये इस तरीके का नृत्य होता है। 18 है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में है कि हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है। कारण आर है कि हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही है कि हिमालय के दक्षिणी जो ढलान है, दक्षिणी ढलानों पर जो उत्तरी ढलानों की अपेक्षा अधिक घना वनावरण है, अतः कथन ए असत्य है। दक्षिण पश्चिम मानसून हिमालय के दक्षिणी ढलानों से टकराकर भारी वर्षा करता है, जबकि उत्तरी ढलान वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है, इसीलिए वहाँ पे आबादी भी कम है। संवाद कौमुदी 19 क्वेश्चन से देखते हैं। 19 का है कि संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राम मोहन राय थे और कारण दिया गया है कि विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख इसमें प्रकाशित हुए थे। तो इससे आंसर है कि बी ऑप्शन है कि राजा राम मोहन राय बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी के संस्थापक थे, इसलिए कथन ए सत्य है। उन्होंने विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए इसमें लेख प्रकाशित किए, इसलिए कारण आर भी सत्य है, किंतु आर अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। 20वां क्वेश्चन है कि फुतू ए सलातीन, इनका मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। तो देखिए, फुतू ए सलातीन अब्दुल मलिक ईसामी, फुतूहात ए फिरोजशाही फिरोज शाह तुगलक, तारीख ए फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी, खजन उल फुतू अमीर खुसरो। 21 है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण
आर कहा गया है। तो अभिकथन ए में है कि बंद शीशे की खिड़कियों एवं दरवाजों वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं। कारण आर, एक बंद कार अंदर से खाली चालक की तरह व्यवहार करती है, अतः आवेश कार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो इसका आंसर नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसका सी ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। बंद शीशे की खिड़कियों एवं दरवाजे वाली जो कार है, कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आपात से सुरक्षित रहता है, इसलिए कथन ए सत्य है। एक बंद कार के फैराडे पिंजरा, फैराडे मतलब फैराडे केज अथवा खोखले चालक की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। जब कार बंद होती है तो वह एक खोखले चालक की भांति व्यवहार करती है। जो आवेश होता है वो कार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, इसलिए कारण जो है आर भी सत्य है तथा कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। दूसरा है, रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो खनिज एवं औद्योगिक क्षेत्र के से बहने एवं विश्व के सर्वाधिक व्यस्त उत्तरी सागर में गिरने के कारण राइन नदी औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब खनिज एवं औद्योगिक क्षेत्र में बहने एवं विश्व के सर्वाधिक व्यस्त उत्तरी सागर में गिरने के कारण राइन नदी औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु यह जर्मनी के दक्षिण पश्चिमी जो पश्चिम भाग से बहती है, न कि उत्तरी जर्मनी से। तो जर्मनी के कौन से भाग से? दक्षिण पश्चिमी भाग से बहती है, न कि उत्तरी जर्मनी से। रॉटरडैम बंदरगाह नीदरलैंड में राइन नदी डेल्टा में स्थित है। तो रॉटरडैम जो बंदरगाह है वो कहाँ है? तो नीदरलैंड में राइन नदी डेल्टा पर स्थित है। 23 रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उसके बारे में सही कथन चुनिए। रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासक थी। दूसरा, उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, ओडिशा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया। पहला क्या है? रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासक थी। दूसरा, उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, ओडिशा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया। तो इसमें इसका सी ऑप्शन है। इसमें कह रहा कि सही कथन को चुनना है ना। हाँ, तो इसका सी ऑप्शन सही है, 1 और 2 दोनों। रुद्रमा देवी काकतीय वंश की चतुर्थ स्वतंत्र शासक, मतलब इसका टाइम पीरियड 1262 से 1296 ईस्वी थी। इटली के यात्री मार्को पोलो ने इनके शासनकाल में भारत की यात्रा की। इन्होंने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्यों को हराकर काकतीय साम्राज्य के कुछ क्षेत्रों पर पुनः अधिकार किया तथा उड़ीसा के पूर्वी गंग तथा देवगिरी के सेवना मतलब यादव शासकों के आक्रमण को निष्फल किया। 24 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड, मतलब पूर्व में उत्तर प्रदेश का हिस्सा था ये, में पंतनगर उत्तराखंड में 1960 में स्थापित किया गया था। तो सही बताना है हमको। इसके अलावा दूसरा है 1901 से 1905 के दौरान कानपुर, पुणे, सबौर, नागपुर, लायलपुर और कोयम्बटूर में 6 कृषि महाविश्वविद्यालय स्थापित किए गए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो केवल सी है, मतलब केवल पहला। भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई 1960 में हुई। 60 में पंतनगर उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश में की गई। भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1960 में। कहाँ पर? पंतनगर उत्तराखंड, मतलब वर्तमान यूपी, तत्कालीन उत्तर प्रदेश में की गई। 1901 से 1905 के दौरान कानपुर, सबौर, नागपुर, लायलपुर में 4 कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। कहाँ 1901 से 1905 के दौरान कानपुर, सबौर, नागपुर और लायलपुर में 4 कृषि महाविद्यालय स्थापित किए गए। 1968 में सईदापेट में चेन्नई में कृषि महाविद्यालय स्थापित किया गया, जिसे 1906 में कोयम्बटूर स्थानांतरित किया गया। 1907 में पुणे में कृषि महाविद्यालय स्थापित किया गया, अतः कथन 2 असत्य है। 25 है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है?
तो छठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो ऑप्शन डी है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 26 है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है देश, सूची 1 में देश दिए गए हैं। सूची 2 में हांग हाउ एशियाई खेल 2023 में प्राप्त पदकों की संख्या। तो भारत का तो 107 पदक थे ना। हाँ, भारत का 107 है। तो ये पहला डी का 2 किस में है? तो ये डी ऑप्शन में है, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हांग हाउ एशियाई जो खेल है 2023 में प्राप्त पदकों की संख्या जो है, तो चीन ने प्राप्त, मतलब अगर ऑप्शन मैच कराया जाए तो भारत के 107 थे और चीन के 383, जापान 188 और दक्षिण कोरिया 190, भारत 107। 27 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है विटामिन और दूसरे में उससे संबंधित रोग। विटामिन सी, तो विटामिन सी सभी जानते हैं किससे? स्कर्वी से संबंधित है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से, बेरी विटामिन B1 की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से तथा रक्ताल्पता फॉलिक अम्ल विटामिन B9 की कमी से होता है, इसीलिए इसका बी ऑप्शन सही है। 28 है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में क्या सही है? पहला ए है पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु 3 से 5 वर्ष निर्धारित है। बी है प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 से 11 वर्ष निर्धारित है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करना है। इसमें ए ऑप्शन मतलब केवल बी इसमें क्या है? सही है। उत्तर प्रदेश में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु 3 से 6 वर्ष तथा प्राथमिक शिक्षा की पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जो आयु है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु 3 से 6 वर्ष और प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 से 11 वर्ष निर्धारित है। 29 है भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। पहला है रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन, दूसरा कोल इंडिया लिमिटेड CIL की स्थापना, तीसरा कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण, चौथा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम NCDC की स्थापना। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। डी ऑप्शन सही है, पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा। रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन 1774 ईस्वी, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम NCDC की स्थापना 1956 और कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण 1971 से 72 एंड 73। कोल इंडिया लिमिटेड CIL की स्थापना 1975। तो ये इसके कालानुक्रम के अकॉर्डिंग इसको सिस्टमेटिक तरीके से लगाया गया है। 30 है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, विषुवतीय बायोम सबसे घना एवं सर्वाधिक जैव भार वाला बायोम है। कारण आर, क्योंकि विषुवतीय वन क्षेत्र में वर्ष भर उच्च वर्षा एवं तापमान होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है। इसका बी ऑप्शन सही है। विषुवतीय बायोम सबसे घना एवं सर्वाधिक जैव भार वाला वन बायोम है, क्योंकि विषुवतीय क्षेत्र का तापमान वर्ष भर उच्च रहता है, जिसके कारण यहाँ पूरे वर्ष संवहनीय वर्षा होती है। अगर संवहनीय वर्षा ज़्यादा होगी तो जैव विविधता भी वहाँ पे ज़्यादा होगी। 31 है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, दूसरा सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था। तो इसका ये ऑप्शन सही है, एक और दोनों सही उत्तर का चयन करना था। वर्ष 1958 ईस्वी में जदुनाथ सरकार तथा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। तो 1958 में जदुनाथ सरकार तथा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का अंतिम उपन्यास सीताराम 1886 था। 32 क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना और नाबार्ड की स्थापना। इसका सी ऑप्शन है, पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण 1969 ईस्वी,
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 ईस्वी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण 1980 और नाबार्ड की स्थापना 1982। नाबार्ड का फुल फॉर्म आप लोग बताइए कमेंट करके। 33 बैंक के लेन देन में पिन का अभिप्राय है। तो पिन का अभिप्राय क्या है? तो सी ऑप्शन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। 34 निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ष 2023 में वाराणसी को अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया? तो वाराणसी को ये है संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन ने वाराणसी को अपनी पहली पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया। एससीओ के पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन मार्च 2023 में वाराणसी में किया गया। 35 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, भारत में लवणीय मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। कारण आर, क्योंकि लवणीय मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है। तो इसमें से ऑप्शन जो डी है वो सही है। ए और आर दोनों कथन सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। लवणीय मिट्टी जो होते हैं पौधे के ऊतकों को क्षति पहुंचाती है। जो लवणीय मिट्टी पौधों के जो ऊतक हैं उनको क्षति पहुंचाती है जिससे उनकी वृद्धि बाधित होती है। अतः भारत में लवणीय मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए कथन ए सत्य है। लवणीय मिट्टी में नमक की जो मात्रा है वो अधिक होती है जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है। तो लवणीय मिट्टी में जो नमक की मात्रा है उसका नमक की जो मात्रा अधिक है उसका कारण क्या है? तो उसका है शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी। इसलिए अतः कथन जो कारण आर है वो भी सत्य है और कथन ए का स्पष्टीकरण है। 36 है, बुरहान उल मुल्क सआदत खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में कौन सा सही है? पहला है अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सआदत खान था। दूसरा है उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। बी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों। 1724 ईस्वी में सआदत खान, जिसको बुरहान उल मुल्क की उपाधि भी मतलब उसको कहा जाता था, ने अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो 1724 ईस्वी में सआदत खान ने अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। सआदत खान तथा चिनकिलिज खान ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के साथ सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भी भाग लिया था। 37 नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में की जाती है। कारण आर, क्योंकि इन राज्यों में रबी फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाली बारिश पर निर्भर करती है। तो इसका जो ऑप्शन है सी है, भारत में रबी की फसलों की खेती मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम के राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की जाती है। किसकी? रबी फसलों की खेती। इसलिए कथन ये सत्य है। ए राज्यों में रबी फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ या बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाली बारिश पर निर्भर करती है, ना कि पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण। इसलिए कारण आर असत्य है। तो याद रखना है कि रबी की जो फसल की सर्दियों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ या इसको बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण होने वाली बारिश पर निर्भर करती है, ना कि पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण। 38 है, रूस में कुजबास क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह कोयला और लौह अयस्क से समृद्ध है। दूसरा है नोवोसिबिर्स्क इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। निम्नलिखित नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ए है, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। रूस का कुजबास क्षेत्र कोयला तथा लौह अयस्क में समृद्ध है। तो रूस का जो कुजबास क्षेत्र कोयला तथा लौह अयस्क में समृद्ध है। नोवोसिबिर्स्क इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग तथा धातुकर्म के लिए जाना जाता है। 39 है, बिपिन चंद्रपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? वह ब्रह्म समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे। कौन? बिपिन चंद्रपाल। वह ब्रह्म समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे। दूसरा, न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो इसमें है बी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों सही हैं कि बिपिन चंद्र पाल ब्रह्म समाजी नेता एवं समाज सुधारक थे। इन्होंने न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। जबकि दैनिक न्यू इंडिया का प्रकाशन, जो दैनिक न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया? एनी बेसेंट ने। अगर न्यू इंडिया पूछता है तब बताएंगे कि बिपिन चंद्र पाल ने। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। सूची 1 सूची 2 तेल शोधनशाला और राज्य। बरौनी, बात से बरौनी, बात से बिहार। बोंगई गांव असम। बीना सभी जानते हैं मध्य प्रदेश। कोयली गुजरात की कोयल, ऐसे याद कर लीजिएगा। बरौनी बिहार, बोंगई गांव असम, बीना मध्य प्रदेश और कोयली गुजरात। इसका डी ऑप्शन सही है। 41 है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना में केवल साहिवाल गिर थारपारकर एवं गंगा तीरी प्रजाति की दुधारू गायें ही सम्मिलित की गई हैं। दूसरा है लाभार्थी के पास गोपालन का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो ये क्या मतलब इनमें से देखना है कौन सा विकल्प सही है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के संदर्भ में। तो इसमें सही उत्तर, इसमें सही कूट का चयन करना है। तो सी है केवल 1। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में मवेशियों की नस्ल में सुधार एवं दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु नंद बाबा मिशन के हिस्से के रूप में की गई। इस योजना में साहिवाल, गिर, थारपारकर एवं गंगा तीरी प्रजातियों की गायें शामिल की गई। अतः कथन 1 सत्य है। इस योजना के लिए लाभार्थियों के पास गोपालन अथवा महिष पालन में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 42 से एक सिलक्यारा सुरंग में 200 वाट क्षमता के 15 बल्ब लगातार 24 घंटे तक रोशन किए जाते हैं। बिजली की खपत कितनी होगी? तो इसमें आया था बी ऑप्शन, मतलब 72 यूनिट। कैसे? 200 वाट के 15 बल्ब को 24 घंटे चलाने में बिजली की खपत निकल के आएगी आपका 72,000 वाट घंटा अथवा 12 किलोवाट घंटा। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा, अतः बिजली खपत यूनिट में 72 यूनिट हो गई। 43 है निम्नलिखित मुगल शासकों पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फर्रुखसियार, जहांदार शाह, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आप इसका क्रम देख लीजिए। बहादुर शाह 1707 से 1712, जहांदार शाह 1712 से 1713, फर्रुखसियार 1713 से 19 और मोहम्मद शाह 19 से 1748। मतलब बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह। बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियार और मोहम्मद शाह। बहादुर शाह 1707 से 1712, जहांदार शाह 1712 से 1713, फर्रुखसियार 1713 से 1719 और मोहम्मद शाह 1717 से 1748। 44 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? डी ऑप्शन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक। फिर से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक। यह इसका सही क्रम है। 45 है पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पंचायती समिति और जिला परिषद प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं। बी है पंचायती स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। सी है पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सी ऑप्शन सही है कि जिला परिषद का गठन प्रत्यक्ष चुनाव से तथा पंचायत समिति का गठन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है। तो जिला परिषद का गठन प्रत्यक्ष चुनाव से तथा पंचायत समिति का गठन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है। पंचायत स्तर का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। अनुच्छेद 243 क्लॉज जे के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। फिर से अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 243 क्लॉज जे के अकॉर्डिंग पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। 46 से एगमार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एगमार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है। दूसरा एक है कि एगमार्क का प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किया जाता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
बी ऑप्शन है केवल एक मार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है। इसका प्रमाण पत्र विपणन निरीक्षण निदेशालय भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। तो एक मार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का क्या है, सूचक है। और इसका प्रमाण पत्र कौन जारी करता है, तो विपणन निरीक्षण निदेशालय भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। 47 से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में 11 जलवायु क्षेत्र हैं। नीचे दिए गए कोट्स का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका बी ऑप्शन सही उत्तर ना तो 1 ना ही 2। उत्तर प्रदेश 9 कृषि जलवायु प्रदेशों तथा 4 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है। 48 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और उसने दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कौन? मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और उसने दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। दूसरा, मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज SEZ उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला सेज है। तो इसमें कह रहा है कौन सा सही उत्तर का चयन करना था, तो बी ऑप्शन इसका सही है। मुरादाबाद तांबा एवं पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला सेज है। 49 नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन में है जौनपुर को सिराजे हिंद के नाम से जानते हैं। कारण आर, जौनपुर सकी काल में शिक्षा के महान केंद्रों के रूप में था। जौनपुर को सिराजे हिंद के नाम से जानते हैं क्योंकि जौनपुर सकी काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में था। सही कोड का चयन करना है। इसमें बी ऑप्शन सही है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है जौनपुर सकी काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था, अतः इसे सिराज-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है। कथन ए और कारण आर दोनों सत्य है। आर ए का स्पष्टीकरण है। 50वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट संवेग का संरक्षण, सी ऑप्शन इसका सही है। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर कार्य करता है। प्रश्न के हिंदी संस्करण में गति संरक्षण विकल्प जो दिया गया वो गलत है। 51 पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य बताना है। 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है। बी है महाराजा दलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए हैं। पंजाब के विलय के संबंध में बात कर रहा है। हाँ, सी है दलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन दे दी गई। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सी है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के पश्चात 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा की गई कि सिख राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया है और महाराजा दलीप सिंह को कोहिनूर हीरा था उनसे ले लिया गया तथा उन्हें 50,000 पाउंड लगभग 4 से 5 लाख रुपए पेंशन दी जाएगी। 52 है निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 USA के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। सी, भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। अब इसमें कौन सा कथन सही है वो हमको बताना है। इसका डी ऑप्शन सही है। मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। क्या? मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। मृत्यु का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूलभूत अधिकार नहीं है। भारत का संविधान एक संघीय ढांचा प्रदान करता है परंतु यह पूर्ण संघीय संविधान नहीं है। भारतीय संविधान से मूल अधिकारों को संविधान के आधारभूत ढांचे को परिवर्तित किए बिना संशोधित किया जा सकता है। भारतीय संविधान से मूल अधिकारों को संविधान के आधारभूत ढांचे को परिवर्तित किए बिना संशोधित किया जा सकता है। मतलब कि जो मूल अधिकार हैं उनको संशोधित किया जा सकता है, लेकिन उसके जब भारत आज़ाद हुआ था, जब हमारा संविधान तैयार किया गया, उसका जो मूल रूप था उसको बिना परिवर्तित किए हुए हम उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो अतः कथन बी, सी, डी असत्य है। 53
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। तो अब इसमें ए ऑप्शन सही है। मैच कराते हैं। राजा ललित कला अकादमी, ये लखनऊ, 1962 में स्थापना हुई इसकी, 1962 में। तो ए का 4 आपका ए में भी है, सी में है, बी ऑप्शन में। अब उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ, ये 1963, बी का 3 बी है दोनों में, ए और सी में दोनों में। अब है भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ 1975, सी का 2, मतलब ए ऑप्शन इसका सही है। तो राजा ललित कला अकादमी लखनऊ 1962, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ 1963, भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ 1975, अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या 1986। फिर से राजा ललित कला अकादमी लखनऊ 1962, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ 1963, भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ 1975, अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या 1986। 54 है। अमेरिका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि यह जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है। दूसरा है यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन सी है केवल 2। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। कथन एक असत्य है तथा दूसरा सत्य है। 55 है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है कि बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीक और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है, क्योंकि भारत के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर हैं। तो इसका सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है कि भारत के कई हिस्से में बड़ी संख्या में जो किसान हैं अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर हैं। बढ़ती आबादी की खाद्य सुरक्षा के लिए तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। कथन और कारण दोनों सत्य है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 56 भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। गाजा पट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला है इसकी सीमा मिस्र से लगती है, इसकी सीमा इजराइल से लगती है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सी है। पहला और दूसरा दोनों सही है कि हाल ही में चर्चा में रहा गाजा पट्टी की दक्षिण पश्चिमी सीमा मिस्र से तथा पूर्वी सीमा इजराइल से लगती है। 58 है। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संदर्भ में? उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है शिखर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया। दूसरा, शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। पहला ए ऑप्शन मतलब केवल एक सही है। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन लखनऊ में किया गया था, जिसका उद्घाटन किसने किया? पीएम मोदी जी ने। 59 निम्नलिखित युग्मों मतलब दर्शनीय स्थल उत्तर प्रदेश के जिले में से कौन सा एक सही सुमेलित है? देवी पाटन मंदिर श्रावस्ती, चीनी मंदिर महोबा, बावनी इमली शहीद स्मारक फतेहपुर, समस्तपुर पक्षी विहार अमेठी। तो इसमें कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है? तो सी बावनी इमली शहीद स्मारक फतेहपुर। अब देखिए देवी पाटन मंदिर बलरामपुर में, चीनी मंदिर कुशीनगर से संबंधित है, तो चीनी मंदिर कुशीनगर में, और बावनी इमली शहीद स्मारक फतेहपुर, समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली। ठीक, समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली, बावनी इमली शहीद स्मारक फतेहपुर। 60 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के बोर्ड या मुख्यालय सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कॉफ़ी बोर्ड हैदराबाद, तो यही वाला सम्मिलित नहीं है। कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में स्थित है। कॉफ़ी बोर्ड हैदराबाद, तो ये गलत था। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में। चाय बोर्ड कोलकाता, मसाला बोर्ड कोच्चि, रबर बोर्ड कोट्टम में स्थित है। शेष विकल्प सही सुमेलित हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। राजधानी और देश।
तो राजधानी कंपाला, इसका सी ऑप्शन है इसका मैच। कंपाला युगांडा, किगाली रवांडा, किंशासा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, खार्तूम सूडान। 62 है पश्चिमी घाट के विभिन्न दर्रे जिन्हें घाट कहा जाता है का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। तो इसका बी ऑप्शन, पश्चिम के दर्रों का उत्तर से दक्षिण क्रम, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। 63 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो कौन किससे संबंधित है, उत्पाद दिया गया है और जिला। तो काला नमक चावल सिद्धार्थनगर, मतलब ए का 3 किस में है, सी और बी में भी है। आंवला प्रतापगढ़, सी का 1 मतलब सी ऑप्शन इसका सही। काला नमक चावल सिद्धार्थनगर, देसी घी औरैया, आंवला प्रतापगढ़, केला फाइबर कुशीनगर, आंवला प्रतापगढ़, देसी घी औरैया, काला नमक चावल सिद्धार्थनगर।